नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई फैसला ले लिया और बाद में सोचा हो, अरे मैंने ये क्यों किया? डैनियल kahneman की जो जबरदस्त किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, वो बिल्कुल इसी पहेली को सुलझाती है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि हमारे दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा है। वो कौन सी खींचतान है जो हमारे हर छोटे बड़े फैसले पर असर डालती है। तो चलिए शुरुआत एक छोटी सी पहेली से करते हैं। जरा इस तर्क पर गौर कीजिएगा। पहली बात, सभी गुलाब फूल हैं। ठीक है, ये तो सही है। दूसरी बात, कुछ फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। ये भी ठीक है। तो नतीजा ये निकलता है कि कुछ गुलाब जल्दी मुरझा जाते हैं। सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि ये तार्किक रूप से बिल्कुल गलत है। अब सोचेंगे क्यों? अरे भाई, हो सकता है ना कि जो फूल जल्दी मुरझाते हैं वो लिली हों या ट्यूलिप हों और उनमें एक भी गुलाब ना हो। बस यही छोटी सी पहेली हमें दिखाती है कि हमारा दिमाग कितनी तेजी से किसी ऐसे नतीजे पर कूद सकता है जो भरोसेमंद तो लगता है पर असल में गलत होता है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो अपने दिमाग के अंदर बैठे दो किरदारों से मिलेंगे। फिर देखेंगे कि हमारा जो हीरो है, मतलब हमारा इंट्यूशन, वो कैसे कमाल भी करता है और कभी-कभी धोखा भी दे जाता है। इसके बाद हम दिमाग की कुछ आम चालों को समझेंगे, जानेंगे कि क्यों एक छोटा सा नुकसान भी एक बड़ी जीत से ज्यादा चुभता है। और हाँ, ये भी देखेंगे कि क्या हमारे अंदर वाकई एक नहीं बल्कि दो मैं हैं। और आखिर में इस सारी जानकारी का इस्तेमाल करेंगे ये सीखने के लिए कि और होशियारी से कैसे सोचा जाए। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। kahneman कहते हैं कि हमारे दिमाग को एक स्टेज की तरह समझिए, जिस पर दो मेन कैरेक्टर्स हैं। आइए मिलते हैं इन दोनों से। तो ये रहे हमारे दो किरदार। एक तरफ है सिस्टम 1, जिसे हम अपना हीरो कह सकते हैं। ये बिजली की तरह तेज है, ऑटोमेटिक, इंट्यूटिव, मतलब जो भी मन में पहला ख्याल आता है वो यही है। 2+2 कितना होता है? फटाक से जवाब आया 4। ये सिस्टम 1 का काम है। दूसरी तरफ है सिस्टम 2, हमारा मेहनती जासूस। ये बेचारा धीमा है, सोच विचार कर काम करता है और इसे मेहनत लगती है। जब 17 को 24 से गुणा करने जैसा कोई मुश्किल सवाल आता है तब इसकी जरूरत पड़ती है। मजे की बात यह है कि सिस्टम 1 हमेशा चालू रहता है, जबकि सिस्टम 2 थोड़ा कह सकते हैं आलसी है। जब तक बहुत जरूरी ना हो वो मेहनत नहीं करना चाहता। हाँ, तो सिस्टम 2 को इस्तेमाल करने में मेहनत तो लगती है और ये थका भी देता है, लेकिन इसकी एक सुपर पावर भी है जिसे फ्लो कहते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम में इतने खो गए कि आसपास क्या हो रहा है, कितना वक्त बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला? बस वही फ्लो है। ये एक जादुई सी हालत है जब हमारा सिस्टम 2 अपनी पूरी ताकत से काम कर रहा होता है पर हमें जरा भी बोझ महसूस नहीं होता। चलिए अब वापस अपने हीरो यानी सिस्टम 1 पर आते हैं। ये वाकई कमाल का है, लेकिन हर हीरो की तरह इसकी भी कुछ कमजोरियां हैं। तो देखते हैं कि कैसे इसका इंट्यूशन एक तरफ हमारी जान बचा सकता है तो दूसरी तरफ हमें भटका भी सकता है। सिस्टम 1 की ताकत को समझने के लिए ये असली कहानी सुनिए। एक बहुत अनुभवी फायर कमांडर अपनी टीम के साथ एक जलते हुए घर में थे। अचानक उन्हें कुछ अजीब सा लगा। आग कुछ ज्यादा ही शांत थी और उनके कान अजीब तरह से गर्म हो रहे थे। उनके दिमाग ने अंदर से आवाज दी, यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है। वो समझा नहीं सकते थे कि क्या गड़बड़ है, पर उन्होंने फौरन अपनी टीम को बाहर निकलने को कहा। और जैसे ही वो बाहर निकले, कुछ ही सेकंड के अंदर वो पूरा का पूरा फर्श नीचे ठह गया। ये था एक एक्सपर्ट का सिस्टम 1, जिसने बिना सोचे समझे सिर्फ पैटर्न को पहचानकर सबकी जान बचा ली। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिस्टम 1 हमेशा हीरो नहीं होता। अब जरा ये चौंकाने वाला स्टडी देखिए। ये चार्ट है इजराइल के जजों का जो पैरोल की अर्जियां सुन रहे थे। ये जो ऊंचा वाला बार है, ये है लंच के ठीक बाद का टाइम। इस वक्त करीब 65% लोगों को पैरोल मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, जज थकते गए, उन्हें भूख लगने लगी और पैरोल मिलने का रेट गिरते गिरते लगभग 0 पर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब सिस्टम 2 थक जाता है तो सिस्टम 1 टेक ओवर कर लेता है। और सिस्टम 1 के लिए सबसे आसान फैसला क्या है? ना बोल दो, बस। अब देखिए, हमारा सिस्टम 1 बहुत बिजी रहता है, तो वो क्या करता है? वो वक्त बचाने के लिए कुछ मेंटल शॉर्टकट्स अपनाता है। इन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं, मतलब एक तरह के अंगूठे के नियम। ज्यादातर टाइम ये काम कर जाते हैं, पर कभी-कभी इन्हीं शॉर्टकट्स की वजह से हम कुछ खास तरह की गलतियां कर बैठते हैं, जिन्हें बायसेस कहते हैं। चलिए कुछ मजेदार उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंकरिंग बायस की। ये दिमाग की एक बहुत तगड़ी चाल है। जरा ये एक्सपेरिमेंट देखिए।
लोगों को एक व्हील घुमाने के लिए कहा गया जो या तो 10 पर रुकता था या 65 पर। फिर उनसे एक सवाल पूछा गया, यूनाइटेड नेशंस में अफ्रीकी देशों का प्रतिशत कितना है? अब सोचिए, उस व्हील के नंबर का इस सवाल से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं। पर उस बेकार से नंबर ने उनके दिमाग में एक एंकर डाल दिया। नतीजा, जिन लोगों का व्हील 10 पर रुका था उन्होंने औसतन 25% का अंदाजा लगाया, और जिनका 65 पर रुका उन्होंने औसतन 45% का। मतलब एक बिल्कुल रैंडम नंबर ने उनके अंदाजे को इतना ज्यादा बदल दिया। कमाल है ना? अगला शॉर्टकट है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जो चीज़ दिमाग में जितनी आसानी से आ जाती है, हमें लगता है कि वो उतनी ही ज्यादा होती है। सबसे अच्छा उदाहरण है प्लेन क्रैश। लोग प्लेन में बैठने से ज्यादा डरते हैं, जबकि कार एक्सीडेंट में जान जाने का खतरा कई ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो उसकी भयानक तस्वीरें और खबरें हमारे दिमाग में छप जाती हैं। वो दिमाग में आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं और हमारे रिस्क के अंदाजे को पूरी तरह से गड़बड़ कर देती। और अब देखते हैं हैलो इफेक्ट का जादू। यहाँ दो लोग हैं, एलन और बेन। दोनों में गुण बिल्कुल एक जैसे हैं, बस उनका ऑर्डर अलग है। ज्यादातर लोगों को एलन ज्यादा पसंद आता है। पर क्यों? क्योंकि एलन के बारे में पहली बात जो पता चलती है वो है बुद्धिमान। इस एक शब्द ने उसके चारों ओर एक पॉजिटिव हैलो यानी प्रभामंडल बना दिया। अब उसकी जिद भी दृढ़ता लगती है। वहीं बेन के बारे में पहली बात पता चलती है ईर्ष्यालु। अब उसकी बुद्धिमानी भी खतरनाक लगती है। देखा, सारा खेल पहले इंप्रेशन का है। चलिए, अब हम उस चीज पर आते हैं जिसके लिए डैनियल काहनेमन को नोबेल प्राइज मिला था। इसका नाम है प्रोस्पेक्ट थ्योरी। ये थ्योरी ये बताती है कि जब बात जोखिम की आती है तो हम असल में फैसले कैसे लेते हैं, और हमारा तरीका किताबों में लिखे इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों से बिल्कुल अलग होता है। ये जो पैटर्न है ये प्रोस्पेक्ट थ्योरी का सार है। इसके 4 हिस्से हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, जब जीतने की संभावना बहुत ज्यादा हो तो हम रिस्क लेने से डरते हैं, पक्का फायदा छोड़ना नहीं चाहते। दूसरा, लेकिन जब हारने की संभावना बहुत ज्यादा हो तो हम अचानक बहुत बहादुर बन जाते हैं। उस हार से बचने के लिए कोई भी रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। अब नीचे आते हैं। तीसरा, जब जीतने की संभावना कम हो, जैसे कोई लॉटरी, तब हम रिस्क लेना पसंद करते हैं। और चौथा, जब हारने की संभावना कम हो, जैसे कोई बहुत रेयर एक्सीडेंट, तो हम फिर से डरपोक बन जाते हैं और उस छोटे से रिस्क से बचने के लिए भी इंश्योरेंस खरीद लेते हैं। देखिए कैसे अलग अलग सिचुएशन में हमारा रिस्क लेने का तरीका बिल्कुल पलट जाता है। और इस पूरी थियरी का सबसे बड़ा आधार है एक चीज, लॉस अवर्जन, यानी हानि से बचना। इसका सीधा सा मतलब है नुकसान फायदे से कहीं ज्यादा छुपता है। मतलब 100 रुपए खोने का जो दुख है ना, वो 100 रुपए मिलने की खुशी से बहुत बहुत ज्यादा होता है। और यही एक पावरफुल भावना हमारे पैसों से जुड़े और निजी जिंदगी के न जाने कितने फैसलों को कंट्रोल करती है। ये मग एक्सपेरिमेंट इस बात को एकदम साफ कर देता है। हुआ ये कि कुछ लोगों को एक कॉफी मग मुफ्त में दिया गया और उन्हें कहा गया कि वो इसे बेच सकते हैं। इन सेलर्स ने इसकी औसत कीमत लगाई लगभग $7.25। अब दूसरे ग्रुप के लोगों को यानी बायर्स को वही मग खरीदने के लिए कहा गया। पता है उन्होंने कितनी कीमत लगाई? $3 से भी कम। इतना बड़ा फर्क क्यों? क्योंकि जिन लोगों के पास मग था उनके लिए उसे देना एक नुकसान था, और जैसा हमने कहा, नुकसान का दर्द फायदे की खुशी से कई ज्यादा होता है। चलिए अब एक और भी हैरान करने वाले आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारे अंदर मैं एक नहीं बल्कि 2 हैं, और इन दोनों के इंटरेस्ट अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। काहनेमन एक किस्सा सुनाते हैं। एक आदमी बड़े मजे से एक लंबी खूबसूरत म्यूजिक सिम्फनी सुन रहा था, लेकिन बिल्कुल आखिर में रिकॉर्ड पर एक खरोच की वजह से एक बहुत तेज कर्कश आवाज आई। बाद में उस आदमी ने कहा, उस एक आवाज ने मेरा पूरा एक्सपीरियंस बर्बाद कर दिया। पर जरा सोचिए, क्या सच में पूरा एक्सपीरियंस बर्बाद हुआ? नहीं, अनुभव का बड़ा हिस्सा शानदार था। बर्बाद तो सिर्फ उस संगीत की याद हुई, एक्सपीरियंस नहीं। और यहीं पर हमारे वो 2 मैं सामने आते हैं। एक है एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, यानी अनुभव करने वाला मैं, जो हर पल को जीता है, जो दर्द या खुशी को अभी महसूस करता है। और दूसरा है रिमेंबरिंग सेल्फ, यानी याद रखने वाला मैं। ये हमारा स्टोरी टेलर है, जो बाद में उस पूरे एक्सपीरियंस की कहानी लिखता है। और दिक्कत ये है कि ये स्टोरी टेलर बहुत पक्षपाती है। ये पूरी कहानी नहीं बताता, ये बस सबसे अच्छे या सबसे बुरे पल और आखिर में क्या हुआ बस उसे याद रखता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे भविष्य के सारे फैसले यही याद रखने वाला मैं लेता है, अपनी अधूरी और अक्सर गलत कहानियों के आधार पर।
तो सवाल ये है कि अब जब हमें दिमाग की इतनी सारी चालों और कमजोरियों के बारे में पता चल गया है तो हम बेहतर फैसले कैसे लें? जवाब है अपने सिस्टम 2 को इतना ट्रेन करना कि वो सिस्टम 1 पर नजर रख सके। तो हम कर क्या सकते हैं? कुछ चीजें हैं। पहली, जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो थोड़ा धीरे हो जाइए, रुकिए, जो पहला ख्याल मन में आया है उस पर सवाल उठाइए, खुद से पूछिए, कहीं मैं किसी बायस का शिकार तो नहीं हो रहा? क्या कोई ऐसी जानकारी है जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूं? चेकलिस्ट और फॉर्मूले जैसी चीजों का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, हमेशा बाहरी नजरिया जानने की कोशिश करें। मतलब ये देखें कि इस तरह की सिचुएशन में बाकी लोगों के साथ आमतौर पर क्या होता है। कुल मिलाकर हमें अपने सिस्टम 2 को अपने तेज तर्रार सिस्टम 1 का एक समझदार एडवाइजर बनाना है। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अब जब हम ये जान गए हैं कि हमारा अपना दिमाग ही हमें कितनी आसानी से धोखा दे सकता है, तो क्या हमें कभी भी अपनी गट फीलिंग, अपने इंट्यूशन पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें हमेशा अपने सोचने के तरीके के बारे में सोचने पर मजबूर करता रहेगा।